नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम निमी असाइनमेंट का इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें अब तक हम थर्ड सेमेस्टर का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके चैनल पे अपलोड कर दिया है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे ITI ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सब पूरा क्वेश्चन का कलेक्शन थर्ड सेमेस्टर का वहाँ पे है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये जो है सॉल्यूशन, ये फोर्थ सेमेस्टर का है और इसमें हम एक पार्ट का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा दूसरा पार्ट है। पिछली वीडियो में हम 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए थे। आज इस वीडियो में हम 11 नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन करेंगे। तो आपसे निवेदन भी रहेगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो कौन से उपकरण मापे हुए या परिरक्षित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व करता है। दृश्य प्रतिनिधित्व मतलब कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो अपने डिस्प्ले पर इसको प्रदर्शित करता हो, रिप्रेजेंट करता हो, तो जो होता है CRO, कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप। इसकी डिस्प्ले होती है, उस पर ये रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन जो ए है वोल्टेज स्टेबलाइजर नहीं, बी जो है फलन जनक, ये भी नहीं होगा, सी जो है कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप यानी CRO। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर जो क्वेश्चन है, एम्पलीफायर का नाम क्या है। ये एम्पलीफायर है। इसका जो डायग्राम है वो जैसे ये जो है ये ट्रांसफार्मर हो जाएगा और यहाँ पे ये आउटपुट है। इसमें आप देखिए, इस चीज़ को देखिए और इसको देखिए, ये जो है इनपुट से आउटपुट का रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें जो है इनपुट से आउटपुट का रिप्रेजेंट जो है ये पॉजिटिव साइकिल है, तुरंत इसका नेगेटिव साइकिल हो जा रहा है। मतलब कि यहाँ 90 डिग्री होता है और यहाँ तक ये 180 डिग्री होता है। इसका मतलब यह हुआ कि 180 डिग्री के बाद ये अपोजिट हो जा रहा है, मतलब चेंज हो जा रहा है। यानी एक तरीके से कहते हैं कि ये ऐसा एम्पलीफायर है जो 180 डिग्री के बाद अपने आउटपुट को रिप्रेजेंट कर दे रहा है। तो 180 पर जो एम्पलीफायर रिप्रेजेंट करता है वो क्लास जो होता है एम्पलीफायर का वो बी एम्पलीफायर होता है। 180 पर ये अपने आउटपुट देता है, क्लास बी एम्पलीफायर, और इसका दूसरा नाम पुश पुल एम्पलीफायर भी होता है। इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। अगर ए एम्पलीफायर की बात करता तो ये 360 डिग्री पर अपने आउटपुट को देता है। उसके बाद ए बी एम्पलीफायर कहता तो वह 180 और 360 के बीच देता। अगर सी एम्पलीफायर का कहता तो वो 180 से कमे में दे देता। फिलहाल यहाँ बी था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा पुश पुल एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना कीजिए। यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पूछा है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई √LC होता है। L जो है वो इंडक्टेंस है और C जो है कैपेसिटर है। पहला जो ऑप्शन है 1/2 पाई LC गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, सॉरी, ये सी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। FR इक्वल टू 1/2 पाई √LC। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर जो है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। सिलिकॉन है ना, तो सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल वोल्टेज जो होता है, जिस पर इसका वोल्टेज ब्रेक डाउन होता है और उस वोल्टेज से इसमें करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, वो सिलिकॉन के लिए जो होता है 0.6 से 0.7 तक। अगर यही जर्मेनियम रहता तो 0.1 से 0.3 तक।
यहाँ सिलिकॉन का पूछा है, इसलिए 0.6 से 0.7 यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 15 नंबर एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है? मतलब इंग्लिश साइड में इसको देखेंगे तो इसको लिखेगा बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल का मतलब क्या है? ये जो होता है, ये बैरियर पोटेंशियल जो डिपेंड करता है इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। मतलब कि सिलिकॉन का सिंबल होता है SI और इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है, और जर्मेनियम जो है उसका इससे अधिक होता है। बैरियर पोटेंशियल जो है इसलिए इस पर डिपेंड कर रहा है क्योंकि इसकी जो परमाणु क्रमांक संख्या है वो कम है, ये परमाणु क्रमांक होता है, और इसके ऊपर जो रहता है वो परमाणु भार होता है, इसलिए इसका कम है, इसीलिए इसका बैरियर पोटेंशियल का एक कारण होता है। तो ऑप्शन जो ए है परमाणु क्रमांक संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, रिवर्स बायस डायोड में चौड़ी बाधा का कारण क्या है? रिवर्स बायस मतलब यह होता है कि अगर पॉजिटिव सिरा है तो एनोड से लग जाए, मतलब पॉजिटिव है तो ये होल से कनेक्ट होता है, तो और निगेटिव है तो ये कैथोड से कनेक्ट होगा, और इसका जो होता है इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट होगा। तो ये जो कंडीशन होती है ये फॉरवर्ड बायस की होती है। मतलब प्लस होल्स तो पॉजिटिव होते हैं ना, और इसको हम सप्लाई भी पॉजिटिव दे, पॉजिटिव से जब कनेक्ट होता है तो वो फॉरवर्ड बायस होता है, और निगेटिव से भी कनेक्ट होगा तो फॉरवर्ड बायस होगा। लेकिन यदि पॉजिटिव निगेटिव से कनेक्ट होता है तो ये रिवर्स बायस होता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो दो सामग्री में अल्पसंख्यक वाहक उदासीन होना नहीं। बी जो ऑप्शन है एन मटेरियल से इलेक्ट्रॉन तेजी से पॉजिटिव टर्मिनल को जाना, ये भी नहीं होगा। सी जो है पी सामग्री में होल नकारात्मक टर्मिनल के लिए आकर्षित होते हैं, ये भी नहीं होगा। डी जो है इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनल की ओर आकर्षित होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या होगी? आउटपुट वोल्टेज यहाँ AC सप्लाई दिया गया है और यहाँ टैपिंग लगाई गई है, और ये एक डायोड है और ये एक डायोड है। जैसे मान लीजिए कि अगर इसको एक बार हम फॉरवर्ड में चलाते हैं तो यहाँ से सप्लाई जाएगी और यहाँ आकर के कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि यहाँ ब्रेक है। ब्रेक है इसका मतलब कि कोई सिग्नल नहीं मिल पाएगा, नहीं दे पाएगा, मतलब ये आउटपुट में कुछ नहीं दे पाएगा क्योंकि यहाँ लाइन ब्रेक है, यानी ऑप्शन जो ए है वो निर्गत नहीं होगा, नो आउटपुट, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज पाइक्स को हटाने में सक्षम होता है? मतलब कि कपलिंग रिमूव स्पाइक्स मतलब फिल्ट्रेशन का काम करता है, कौन सा? तो वो LC फिल्टर होता है। ऑप्शन जो ए है LC फिल्टर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, LC फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ड्राइव के आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स घटक का उन्नत संस्करण कौन होता है? उन्नत संस्करण जो होता है ड्राइव आउटपुट में इलेक्ट्रॉनिक्स में वो IGBT होता है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, और इसमें भी 3 टर्मिनल होते हैं और इसका जो सिंबल होता है ऐसे होता है, और इसमें एमीटर होता है, कलेक्टर होता है और गेट होता है, 3 टर्मिनल होते हैं, IGBT का ये सिंबल हो जाता है। नेक्स्ट इसका ऑप्शन तो सही होगा IGBT, लेकिन बी जो ऑप्शन है
ये FET दिया है। FET मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसमें भी 3 टर्मिनल होते हैं और ये ऐसे होता है, ड्रोन, सोर्स और गेट। UJT का जो है, UJT का ऐसे ड्रा होता है फिगर, बेस 1, बेस 2 और एमीटर। और बेस 1 और बेस 2 के मध्य रेजिस्टेंस जो होता है वो 5000 किलो से 10,000 किलो ओम तक होता है। उसके बाद 3 नंबर ऑप्शन पे दिया है वो SCR दिया है। SCR का मतलब होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, और इसका जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, ये एनोड हो जाएगा, ये कैथोड हो जाएगा, और कैथोड सिरा से एक और सिरा निकलता है गेट का। तो इसमें भी 3 टर्मिनल हो जाते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। और इसमें उन्नत संस्करण का पूछा था, वो IGBT हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 21 नंबर, दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में बदलने के लिए कैसे बदला जा सकता है। दशमलव संख्या है यानी डेसिमल संख्या, और डेसिमल संख्या का रेडिक्स जो होता है, बेस जो होता है वो 10 होता है, और इसको बाइनरी संख्या में बदलने के लिए हम 2 से भाग देते हैं। तो 2 से भाग देते हैं यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दशमलव को 2 से विभाजित। इसमें अगर बाइनरी संख्या का रेडिक्स पूछे तो 2 होता है, ऑक्टल संख्या का रेडिक्स पूछे तो 8 होता है, डेसिमल संख्या का रेडिक्स पूछे तो 10 होता है, और हेक्साडेसिमल संख्या का रेडिक्स पूछे तो 16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड डेसिमल प्रणाली का उपयोग क्या होता है। डिजिटल सर्किट में बाइनरी संख्या का उपयोग क्या है, डेटा को संग्रहित करने में। क्योंकि मेमोरी में जो डेटा रखे जाते हैं वो 0101 फॉर्म में, क्योंकि ये जो होता है ये बाइनरी का है, और ये कंप्यूटर जो है उसमें डेटा जो संग्रह करता है वो इसी फॉर्म में करता है। अर्थात डेसिमल संख्या का बाइनरी संख्या में रूपांतरण करके बाइनरी संख्या का उपयोग इसलिए किया जाता है, इसका डेटा संग्रहण में यही कोडिंग होती है। ऑप्शन जो ए है वो डेटा इनपुट संग्रहित करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारणी देख करके बताना है कि ये कौन सा गेट है। पिछले क्वेश्चन में इसके फर्स्ट पार्ट में हम इस चारों गेट का हम एक्सप्लेन किए थे, वहाँ से आप देखिएगा और समझिएगा। ये चीज़ हम बताए थे कि y = a × b किस गेट में होता है, तो ये जो गेट होता है ये एंड गेट में होता है, इसलिए कुछ नहीं करना है, ये केवल इसके आउटपुट को देख करके बता देना है। तो आउटपुट y = a × b होता है एंड गेट में, इसलिए इसका एंड गेट ऑप्शन होगा। तो एंड गेट जो है इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यदि और गेट की बात करता तो और गेट के आउटपुट को y = a + b से प्रेजेंट करते हैं। अगर यही नोर गेट रहता तो इस पे बार लग जाता। और नॉट गेट जो दिया हुआ है, नॉट गेट का क्या होता है, y = a पर बार, मतलब कि इसके इनपुट में जो कुछ भी रहेगा उसका उल्टा देगा। जैसे अगर इनपुट में हम a दे रहे हैं तो इसका आउटपुट जो होगा वो a बार हो जाएगा। तो ये जो होगा वो एंड गेट का होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, CRO द्वारा किस प्रकार की मात्रा को मापा जा सकता है। CRO जो होता है, CRO कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप, ये अपने डिस्प्ले पर रिप्रेजेंट करता है राशियों को, और इससे जो हम मापते हैं वो फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं। ऑप्शन जो ए है फ्रीक्वेंसी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, CRO का मुख्य अनुप्रयोग क्या होता है। SCRO सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, और इसका जो सिंबल होता है ये ऐसे होता है, ये
एनोड हो जाता है और ये कैथोड हो जाता है, और कैथोड सिरे से एक और सिरा निकलता है, इसको हम गेट कहते हैं। तो सीआरओ में 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट, और इसका फुल फॉर्म जो होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इसका जो उपयोग किया जाता है हम मोटरों की स्पीड कंट्रोल में किया जाता है। ऑप्शन जो ए है एम्पलीफायर, गलत हो जाएगा। ऑक्सीलेटर, ये भी नहीं होगा। मल्टी वाइब्रेटर, ये भी नहीं होगा। डी जो है मोटर का गति नियंत्रण, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, चर प्रतिरोधक R1 का कार्य क्या है? ये R1 यानी रजिस्टेंस जो ये दिया है, ये ऐसे दिया है, ऐसे कर दिया है, मतलब ये जो रजिस्टेंस है ये वेरिएबल रजिस्टेंस है, ये वेरिएबल रजिस्टेंस है, मतलब इसको हम अपनी इच्छा अनुसार सेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसका जो प्रयोग होता है ये ट्रायक की ट्रिगरिंग में पल्स को कंट्रोलिंग करने का काम करता है। ये R1 रेजिस्टेंस, ये C1 C2 कैपेसिटर हो जाता है, और ये जो है डायक है। डायक की संरचना जो बनती है वो 2 डायोड को एंटी पैरेलल जोड़ने से जो निर्माण होता है वो डायक होता है। और डायोक में जो टर्मिनल होते हैं वो 2 टर्मिनल होते हैं, मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2। उसके बाद यहाँ ट्रायक दिया है, ट्रायक का निर्माण वहाँ होता है जब 2 SCR को एंटी पैरेलल जोड़ने के बाद जो निर्माण होता है वो ट्रायक का निर्माण होता है। और इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2 और गेट, 3 टर्मिनल हो जाते हैं। यहाँ जो है R1 रेजिस्टेंस का पूछा था, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये ट्रायक को ट्रिगर करने में पल्स को कंट्रोलिंग करने का काम करेगा। ऑप्शन जो है R2 धारा को नियंत्रित करेगा, गलत है। ट्रायक की रक्षा करेगा, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन भी नहीं होगा। डी जो है ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का उद्देश्य क्या होता है? यहाँ जो ड्राइंग दिया है इस ड्राइंग का मतलब देखना है। ये C1 कैपेसिटर है, इस इंडक्टर से इसका जोड़ने का अर्थ क्या है? तो ये जो है ये फीडबैक होता है। तो फीडबैक जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक और एक निगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का प्रयोग हम ऑक्सीलेटर में करते हैं और निगेटिव फीडबैक का प्रयोग हम एम्पलीफायर में करते हैं। तो यहाँ जो फीडबैक दिया जा रहा है वो पॉजिटिव फीडबैक दिया जा रहा है। ऑप्शन जो ए है वो डीसी आपूर्ति प्रदान करना, गलत हो जाएगा। बी जो है सकारात्मक फीडबैक प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता। अगर ये एम्पलीफायर की बात रहता तो उस कंडीशन में निगेटिव फीडबैक आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 28 नंबर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने का मापदंड क्या होता है? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर ये चेक करना है तो उस मेटल का, तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और उसके बाह्य कक्षक में ही जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही निर्धारित करते हैं कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है कि इंसुलेटर है। तो जैसे अगर हम एल्युमिनियम का लेते हैं तो ये 13 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं कि LMN, तो 2 8 3, मतलब इसके वैलेंसी बाह्य कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये किसी को देगा, क्योंकि इसको लेने के लिए इसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 5 मिलेगा नहीं, इसलिए ये किसी को दे देगा। तो जो देने की प्रवृत्ति रखता है वो धातु होती है और इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 3 है। मतलब पूर्ण रूप से अगर चेक करना है कि कंडक्टर है कि सेमीकंडक्टर है कि इंसुलेटर है, तो इसी तरह से उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है और उसके जो बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इसी को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, यही निर्धारित करते हैं कि ये तत्व
मेटल है कि इंसुलेटर है। तो ऑप्शन जो ए है वो परमाणु संबंध संरचना नहीं, बी जो है परमाणु में वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का प्रयोग किया जाता है? पी टाइप जो होता है इसको कहते हैं एक्सेप्टर, और पी टाइप में जो वैलेंसी डोपिंग की जाती है वो 3 संयोजी तत्वों का डोपिंग किया जाता है। और इसमें जो आते हैं इसका ट्रिक होता है बाजी, BAGI। इसमें जो मिलाए जाएंगे बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम। तो ये पी टाइप का कहा था, बोरान है ऑप्शन नंबर ए पर, ये सही हो जाएगा। गैलियम नहीं है, आर्सेनिक ये भी नहीं है, और इंडियम ये भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही हो जाएगा। यदि अगर एन टाइप के लिए रहता तो एन टाइप को हम कहते हैं डोनर, और इसमें जो मिलाते हैं वो 5 संयोजी तत्व को मिलाया जाता है, और इसके लिए जो ट्रिक होता है पाब होता है, मतलब फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्वत, ये हो जाता है। फिलहाल यहाँ पी टाइप में पूछा था इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा बोरान। लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। एनपीएन प्रवर्धन के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिनति का उपयोग किया जाता है? इसमें जो होगा ये एमीटर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये कलेक्टर हो जाएगा। इसमें बेस को जो है उसको हम पॉजिटिव कर देंगे और कलेक्टर को भी पॉजिटिव फीडबैक देंगे और एमीटर को हम निगेटिव फीडबैक देंगे। ये ऐसा करेंगे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर में। तो ऑप्शन जो ए है, बेस को ग्राउंड करेंगे, नहीं बेस को पॉजिटिव देंगे, गलत हो जाएगा। बी जो है बेस को निगेटिव देंगे, यहाँ पॉजिटिव देना है, गलत, ये भी हो जाएगा। सी जो है बेस पॉजिटिव ठीक है, एमीटर निगेटिव ठीक है, और कलेक्टर पॉजिटिव, यानी ये भी ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और साथ ही साथ आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि किसी क्वेश्चन में हमारे एक्सप्लेन करने में बाद भी कोई आपको क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई फिर देंगे। और हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।